हेलो स्टूडेंट, मैं पंकज सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। आज का हमारा टॉपिक है यूएनओ। मानव जाति को युद्ध की विभीषिका से निजात दिलाने के लिए 24 अक्टूबर 1945 में यूएनओ की स्थापना की गई। इसके प्रमुख उद्देश्य क्या थे? इसमें पहला है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा कायम रखना। दूसरा है आर्थिक, सामाजिक, संस्कृति व मानसिक समस्याओं का समाधान व सहयोग प्राप्त करना। तीसरा पॉइंट व्यापक शांति यानी शांति बनाए रखने के लिए समानता एवं स्वतंत्रता द्वारा मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ाना। चौथा पॉइंट है ऐसा केंद्र बनाना जहां उद्देश्य की पूर्ति के लिए सदस्य देशों के कार्यों में समन्वय स्थापित हो सके। वर्तमान में यूएनओ के 192 सदस्य हैं। एक अभी जुड़ा है दक्षिणी सूडान, जो कि 193वां सदस्य हो गया है। इसके प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? यूएनओ के 6 अंग हैं, जिसमें पहला अंग है महासभा। महासभा में एक अध्यक्ष व 7 उपाध्यक्ष होते हैं। 6 समितियां होती हैं कार्य संचालन के लिए। अधिवेशन, महासभा का अधिवेशन प्रत्येक वर्ष के सितंबर माह के दूसरे सप्ताह में स्टार्ट होता है। महासभा की भाषाएं रूसी, अंग्रेजी, चीनी, स्पेनिश और फ्रेंच हैं। महासभा के 10 अस्थायी सदस्यों का चुनाव महासभा करती है। यूएनओ के 10 अस्थायी सदस्यों का चुनाव महासभा करती है। महासभा यूएनओ के लिए वार्षिक बजट भी पास करती है। भारत की श्री विजय लक्ष्मी पंडित महासभा की अध्यक्ष रह चुकी हैं। अगला इसका अंग है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद को यूएनओ की कार्यपालिका भी कहा जाता है। सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी व 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। इसकी बैठक 1 माह में 2 बार होती है। अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के लिए सुरक्षा परिषद जिम्मेदार है। 4 उपायों में प्रतिपक्षीय सलाह, मध्यस्थता, आर्थिक प्रतिबंध और सैनिक कार्रवाई। किसी निर्णय के लिए इन 5 स्थायी सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक है। अगला इसका अंग है आर्थिक व सामाजिक परिषद। विभिन्न राष्ट्रों में मैत्रीपूर्ण व्यवहार स्थापित करना। आक्रांता देश यानी जिस देश ने आक्रमण किया है उस पर आर्थिक प्रतिबंध भी और आर्थिक दंड भी सुरक्षा परिषद लगाती है। अगला इसका अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में है, नीदरलैंड हेग में है। इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं और प्रत्येक न्यायाधीश का कार्यकाल 9 वर्ष होता है। दोनों पक्षों को इसके फैसलों को मानना पड़ता है। अगला इसका अंग है 5वां न्यायिक परिषद। अविकसित पिछड़े देशों को शासन की दृष्टि से विकसित कर राष्ट्रों को धरोहर के रूप में सौंप दिया जाना। न्यायिक परिषद का प्रमुख कार्य होता है जो पिछड़े देश हैं उनको किसी विकसित देश को उसका न्यायसी बनाकर भेजा जाता है ताकि वहाँ पर विकास हो सके। जब वो देश विकसित हो जाए या फिर अपना प्रशासन चलाने के योग के काबिल हो जाए, उसके बाद उस देश को विकसित देश छोड़ के उसकी सत्ता उस देश को सौंप कर आ जाते हैं। वर्तमान में न्यायिक परिषद का कोई कार्य नहीं है क्योंकि सभी देश विकसित लगभग विकासशील की स्थिति में हैं। अगला इसका अंग है सचिवालय। यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। इसका सर्वोच्च अधिकारी महासचिव होता है जिसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। विशिष्ट समितियां। यूएनओ की कुछ विशिष्ट समितियां हैं जैसे यूनिसेफ। इसका मुख्य उद्देश्य है स्वास्थ्य, पोषण, शिशु कल्याण और भी जन कल्याणकारी कार्यों में ये सहायता देता है।
यूनेस्को शिक्षा के सभी स्तरों, अंतर्राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सुरक्षा, सांस्कृतिक विरासत का रखरखाव करना इसका कार्य है। ILO जिनेवा में इसका मुख्यालय है। श्रमिकों व मालिकों के लिए आचार संहिता बनाना, श्रमिकों के लिए अधिकार बनाना, ये सब ILO के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। WHO इसका कार्यालय जिनेवा में है। WHO का कार्य है इसके सदस्य देशों के स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों को आयोजित कराना। अगला आता है खाद्य एवं कृषि संगठन। कृषि को उन्नत करने के तरीके, खाद्यान्न संकट को निवारण करना आदि इसके कार्य रहे हैं। IMF वाशिंगटन विश्व के देशों में मुद्रा संबंधी सहयोग बढ़ाना, व्यापार में सुविधा देना, सदस्य राष्ट्रों को आर्थिक सहायता देना। जैसा कि आपको विदित हो 1990 में भारत में भी आर्थिक मंदी का दौर आया था, तो भारत ने IMF से ऋण लिया था। UNO की उपलब्धियां, शांति स्थापना करना, रूस ईरान विवाद 1946, रूस ईरान में विवाद हुआ था 1946, तो उसमें भी इसने शांति स्थापना करवाई थी। यूनान विवाद 1946, वियतनाम विवाद 1954, क्यूबा विवाद 1962, स्वेज संकट 1956, भारत पाक संघर्ष 1965 और 71, ईरान इराक विवाद 1980, कुवैत इराक युद्ध 1990, अफगानिस्तान में तालिबान शासक को हटाना, इराक अमेरिका विवाद 2005। निशस्त्रीकरण का मतलब होता है शस्त्र विहीन होना। CTBT एवं NPT जैसी संधियों पर अधिकांश राष्ट्रों की सहमति ली जा चुकी है। जैसा कि आपको विदित है CTBT 1996 में आई थी और NPT आई थी 1968 में। भारत ने CTBT और NPT दोनों पर अब तक हस्ताक्षर नहीं किए हैं, क्योंकि भारत कहता है कि ये दोनों ही संधियां भेदभावपूर्ण हैं। आर्थिक योगदान, UNO को आर्थिक योगदान क्या है? निर्धनता दूर करना, विकसित व विकासशील देशों के बीच बढ़ती खाई को पाटने के लिए तथा पिछड़े देशों की अशिक्षा, कुपोषण, बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए UNO प्रयासरत है। अब UNO में भारत का क्या क्या योगदान है उसके बारे में हम संक्षिप्त में चर्चा करते हैं। पहला है कोरिया युद्ध 1960। उत्तरी व दक्षिणी कोरिया के युद्ध विराम संधि के पश्चात भारत व कुछ राष्ट्रों के सहयोग से युद्ध बंदियों को छुड़ाया गया। कोरिया युद्ध में तो उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के विवाद को सुलझाने के लिए कमेटी गठित हुई थी, जिसका अध्यक्ष भारत को बनाया गया था। स्वेज संकट 1956। स्वेज नहर पर कब्जा करने के लिए ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल ने मिस्र पर आक्रमण किया। UNO ने सेना भेजकर शांति स्थापित की और भारत की सैनिक टुकड़ियां भी स्वेज संकट में शामिल हुई। कांगो संकट 1960, सोमालिया संकट 1991। भारत की विदेश नीति। भारत की विदेश नीति की पहली विशेषता है शांतिपूर्ण सहअस्तित्व। अंतरराष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, गुट निरपेक्षता, साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद का विरोध। साम्राज्यवाद का मतलब होता है अपने राज्य की सीमाओं के अतिरिक्त किसी अन्य राज्य को राजनीतिक लाभ के लिए, अपने राजनीतिक आर्थिक लाभ के लिए अपने क्षेत्र में मिलाना, इसको साम्राज्यवाद कहा जाता है। उपनिवेश का मतलब होता है कि आर्थिक के साथ साथ अगर हम किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था को भी प्रभावित कर रहे हैं या उसे अपने अधीन बना लेते हैं तो उसे हम उपनिवेशवाद कहते हैं। प्रजातिवाद यानी नस्लीय
जाति के आधार पर भेदभाव करना। रंग भेद का मतलब है रंग के आधार पर भेदभाव करना। तो भारत प्रजातिवाद एवं रंग भेद नीतियों का विरोध करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन करता है। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के संगठित विरोध की नीति, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का भी भारत विरोध करता है। शांति आधारित परमाणु नीति का समर्थन करता है। गुजराल सिद्धांत 1996 के तहत भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ भी सहयोगपूर्वक रहना चाहता है। दक्षिणी पूर्वी एशिया में बढ़ती रुचि, भारत दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में भी अपनी रुचि रखता है और दक्षिणी पूर्वी एशिया के आसियान संगठन में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो आज का हमारा टॉपिक यूएनओ से संबंधित यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।